Today with me is Mr. Ravish Kumar, a renowned journalist. नमस्ते सर, मेरे फेवरेट गेस्ट पॉडकास्ट के मेरे साथ फिर से मैं बहुत ही खुश हूँ कि आप आए वापस पॉडकास्ट पे। और जब लास्ट टाइम हमने पॉडकास्ट किया था तब शटअप यार कुणाल है ना, और मैं ही शटअप हो गया, अदानी ने मुझे सेटअप कर दिया। मेरा तो कोई दिन और कोई घंटा ऐसे नहीं गुजरता जिसमें मेरे दोस्त ये ना कहते हैं तुम्हारी तो नौकरी चली जाएगी। हाँ, तुमको तो मोदी जी नहीं छोड़ेंगे, भले मोदी जी हमको जानते ना हो, जानते तो हैं वैसे। हमको नहीं जाने तो किसको जानेंगे। Damn, it feels good to be a gangster. तो आपने बोला था अगली बार तब बात करूंगा जब छोड़ दूंगा नौकरी या निकाल दिया जाऊंगा। मैंने बोला ओके। ये तो होना ही है। हाँ। फिर काफी वक्त तक हुआ नहीं। हाँ। फिर मैंने बोला शायद नहीं होना है। फिर हो गया। हाँ, मुझे पता था कि ये होना ही है, ये कई स्टेजेस में हो रहा था। तो लेकिन फाइनली हुआ भी और लोगों को पता भी था कि ये आज न कल तो होना ही है ये, इसलिए तो कोई बात नहीं। वो जो चश्मा आपका ऐसे उलटते उलटते आता था ना, वो बड़ा अच्छा लगता था। आपने बोला नारंगी चश्मा उतारना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों ने मोदी नाम का चश्मा डाला हुआ है। आपको हर चीज में नरेंद्र मोदी दिखाई दे देता है। लेफ्ट देखो तो मोदी, राइट देखो तो मोदी, बीच में देखो तो मोदी। हाय मोदी, हाय मोदी, हाय मोदी, हाय मोदी, हाय मोदी, हाय हाय हाय, हाय मोदी, हाय मोदी, हाय हाय हाय। हो क्या रहा है, हो क्या रहा है? जो आपको कहा जाता था कि सरकार के खिलाफ कम खबरें करो, विपक्ष के खिलाफ खबरें करो। कम नहीं करो, करो ही मत। चैनल तो बिल्कुल सरेंडर कर गया था, सरकार उसको चला रही थी। सरकार के सलाहकार जो है, मीडिया सलाहकार, वो चला रहे थे। सुबह कॉन कॉल होती है कि दिन भर का एजेंडा कॉन कॉल में सेट होता है कि आज क्या स्टोरी हम चलाने वाले हैं। सिर्फ मुसलमान, हिंदू मुस्लिम का एजेंडा सरकार को सूट करता है। सरकार कहती है चैनलों से उस पर चलाओ, और सरकार अगर कहती है 50% चलाओ, चैनल अपने आप को और ज्यादा लायबल सरकार का दिखाने के लिए उसको 100% चलाते हैं। जब तक मुसलमानों से रिलेटेड ना बताओ तब तक और कुछ बताओ, और कुछ बताओ। जब मुसलमान बोल दो वाह वाह, तब कॉन कॉल में जो सीनियर रहता है वो रिपोर्टर का मुंह चूम लेता है। अभी तो धर्म का नशा है, लेकिन धर्म भी क्या किस लिए है? धर्म तो इसीलिए है ना कि आपके भीतर एक तरह की नैतिकता आए, सच बोलने का साहस आए। तभी तो सारी कहानियों में हमारे देवी देवता किस बात के हीरो हैं? इसी बात के तो नायक हैं ना हमारे, और आदर्श हैं कि उन्होंने झूठ को पराजित किया है, उन्होंने दमन को, उन्होंने अत्याचार को पराजित किया है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप धर्म का नाम लेके अत्याचार को विजयी बना दें, झूठ को विजयी बना दें। ये कुछ समय तक चल सकता है, ज़्यादा समय तक नहीं चल सकता है। इसलिए हमेशा याद रखिए कि अगर वोटिंग धर्म के नाम पर हुई तो इससे बीजेपी को जबरदस्त फायदा होगा। उन्होंने क्या किया, समाज को दो हिस्सों में बांटा, 80% और 20% पे। पूरी रणनीति इस तरह की बनाई कि मुस्लिम वोटर अलग थलग हो जाए और 20% को जाने दिया जाए, लेकिन 80% हमारी तरफ आ जाए। ये जो जीत का फॉर्मूला है, ये कमाल का है। इसलिए हमेशा याद रखिए, जीतेंगे तो योगी ही। तो जो लोग भी अत्याचारी के साथ खड़े हैं, वो तो धर्म के खिलाफ खड़े हैं, भले झंडा उनके हाथ में धर्म का है। हिंदू आस्था को रौंदने की निरंतर कोशिश हो रही है। क्या हिंदू चुप रहेंगे? किसी और धर्म के बारे में ऐसा करते हैं तो सरतन से जुदा होने के नारे लगने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आप कहते हैं कि हिंदू कट्टर हो रहा है, हिंदू बड़ा गुस्से में आ गया है, हिंदू जो है त्रिशूल लेकर, तलवार लेकर अब जो है नारेबाजी पर उतर आया है और डराने धमकाने पर उतर आया है। जैसा बाकी धर्मों का डर होता है, वैसे हिंदुओं का भी डर होना चाहिए। ना कोई धर्म इतना कमज़ोर है कि उसकी आलोचना से उसकी बुनियाद हिल सकती है। और ये जो आहत होने वाले का जो समाज है, दरअसल वो पॉलिटिकल हुलीगन्स का समाज है, जो तरह तरह के बहाने ढूंढ ढूंढ के वो आहत होता रहता है। अगर विवाद और फसाद के मुद्दे नहीं ढूंढेंगे तो ना चाहते हुए भी आपको महंगाई पर डिबेट करना पड़ेगा, बेरोजगारी पर सवाल पूछना पड़ेगा, पेट्रोल डीजल के दाम पर सवाल पूछना पड़ेगा, 97% लोगों की आय देश में कैसे कम हो गई ये पूछना पड़ेगा। जब हिंदुओं की बात कर रहे हैं तो आपके राजा महंगाई पर बात करिए। रागिनी जी, आज आप कह रही हैं महंगाई पर, महंगाई के नाम पर, महंगाई के नाम पर ये सब कुछ नहीं हो सकता। अभी आपने बताया आप भी हिंदू, मैं भी हिंदू, और यहां महंगाई की चिंता हो रही है। कमाल की बात है। देखिए, एकदम एग्जैक्ट प्रसंग तो याद नहीं है, पर मुझे लगता है कि शायद यही है कि जब 84 में सिख विरोधी दंगे हो रहे थे तो उस वक्त टीवी पे बॉबी फिल्म आ रही थी। मास मीडिया के जरिए जनता का ध्यान दूसरी तरफ ले जाने की कोशिशों की बुनियाद तो उन दौर में भी पड़ चुकी थी, लेकिन अब उसका स्केल काफ़ी बड़ा हो गया है। कहीं ज़्यादा बहुत सारे चैनल हैं और वो
एक एंकर आएगा तो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लगता है गिरता गिरता वहां कूद जाएगा। अरे 4 महीने से चिल्ला चिल्ला कर चीख चीख कर हर दिन 7 बजे यही तो कहता हूं मैं, अरे हमारी हुकूमत की बात सुनो। क्या सरकार पर सवाल उठाने वाले अब माफी मांगेंगे, पूछता है भारत। भारत में रहना है तो प्रधानमंत्री ने जो बोला है चुपचाप उसको फॉलो करो, चुपचाप। देखिए, ये जो टीवी चैनल वाले हैं ना तो लोकतंत्र के प्रति वफादार हैं, ना अपने शहर के प्रति वफादार हैं। ये किसी के नहीं हैं। अगर ये अपने शहर के प्रति वफादार होते तो जितना समय वो किम जोंग पे लगाते उससे कुछ तो कम समय वो शहर के किसी स्कूल पे दिखाते, अस्पताल के बारे में दिखाते। गरीब लोग बर्बाद हो गया है सर, गरीब लोग नहीं, हम लोग, हमारे जैसे लोगों को भी ये खबर मिल जाए कि इस अस्पताल में बीमारी में 10 लाख रुपए लेने हैं तो होश उड़ जाते हैं परिवारों में। बिल्कुल। 500-1000 रुपया तो बजरंगबली के यहाँ ऐसी मन्नत मांगने में लोग खर्च कर देता कि बचा लीजिए उस खर्चे से। इतना तनाव है समय में, लेकिन राजनीति के आकाश पे जश्न मन रहा है। यही वल्गर है, लोग समझ नहीं रहे हैं। मैं उनसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, समझो इस बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें, अद्भुत तस्वीरें, अद्भुत दृश्य, बेहद अद्भुत अलौकिक दृश्य है ये, अद्भुत अकल्पनीय शानदार तस्वीरें, मतलब शानदार, सबसे शक्तिशाली तस्वीर, खूबसूरत तस्वीरें, दिव्य भव्य तस्वीरें, भव्य हम देख रहे हैं। देखिए भव्य तस्वीरें आपने भी देखी होंगी। मोदी ने इस धार्मिक तस्वीर के जरिए देश को एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज भी दिया है। उन्होंने देश के 97 करोड़ 80 करोड़ 100 करोड़ हिंदूज को यह संदेश दिया है कि उनकी धार्मिक आस्थाओं का ध्यान रखा जाएगा। तो मन गदगद हो जाता है, खुश हो जाता है, लगता है कि भाई कुछ कोई तो है जो हिंदुओं के लिए भी सोच रहा है। #Hindu Rights Matter। दिस इज हिंदू रिवाइवलिज्म। तो टीवी ने क्या किया है कि अटेंशन डाइवर्ट कर दिया है, और आज का टेलीविजन जो है बहुत ही ब्रिजन तरीके से आपके डेमोक्रेटिक इंस्टिंक्ट को किल कर रहा है। आप समझ नहीं रहे हैं उसको। जब वो सरकार को छोड़ के एक सीमा से आगे जाकर सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन को अटैक करता है, तो वो ऑपोजिशन पे अटैक नहीं करता। ऑपोजिशन पे तो जनता ने अटैक कर दिया था 2014 में, उनको इतना सीट दिया कि वो बोल नहीं पाए, ठीक है। लेकिन वो उनके जरिए आपके डेमोक्रेटिक इंस्टिंक्ट पे, आपके भीतर ऑपोजिशन बनने की किसी भी पॉसिबिलिटी पे वो लगातार अटैक कर रहा है, कि जैसे इनसे पूछना कोई क्राइम है। क्या 2024 से पहले नरेंद्र मोदी की लहर है, इसी से विपक्ष में भगदड़ है? क्या विपक्ष के मन में ये डर भी बैठा है कि एक अकेला मोदी उन पर भारी है? कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विपक्ष सिर्फ ख्याली पुलाव पकाता है? प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला एक कंफ्यूज्ड विपक्ष से है। राहुल ममता का इंडिया वाला गेम क्या मोदी ने आज धो डाला? अरे राहुल वाड्रा गांधी, मैं आपको कहना चाहता हूं 2 शब्दों में, चल हट। अगर विपक्ष ना रहे, जनता अगर ये समझ जाएगी तो जनता रोबोट हो जाएगी, क्योंकि बिना विपक्ष के जनता नहीं हो सकती है। अगर लोकतंत्र में जनता विपक्ष का कपड़ा पहनना बंद कर दे तो फिर एक तरह से वो वस्त्र विहीन हो जाती है। मैं नंगा शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। दिख रहा है वो तो, मतलब इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है? You are defending I will defend the Prime Minister of my India. Why will I not defend the Prime Minister of my India? He's a corrupt man. He's a corrupt man. अरे ऐसे करने से करप्ट नहीं हो जाएंगे ना? Give me a proof. Give me a proof. सुनिए, ताल ठोक कर करूंगी देश के प्रधानमंत्री को डिफेंड। कोई माई का लाल मुझे रोक नहीं सकता है, ठीक है? मैं सुनिए, अमीर जामई मैं तो कह रही हूँ, माशाअल्लाह कह रही हूँ, एकदम ताल ठोक के कह रही हूँ। एक दूसरे तरह की सेंसरशिप है कि खोज कर लाई गई रिपोर्ट या न्यूज़, कुणाल, आप देखेंगे कि वो गायब है, हर जगह से गायब है। जो मिनिस्ट्रीज के भीतर में इस तरह के डील में करप्शन की जो खबरें होती थी, वैसी वाली पत्रकारिता तो लगभग बंद है। और अगर कोई कर भी दे रहा है तो अच्छे पत्रकार उसको ट्वीट तक नहीं करते हैं, वो हंसी मजाक वाले वीडियो ट्वीट कर देते हैं, है ना, उन सब चीज़ों पे बोल देते हैं। जैसे अभी गाना का डिबेट चल रहा है, उस पर ज़रूर बोल देंगे, लेकिन आर्टिकल 14 ने या कैरवन ने या वायर ने या स्क्रोल ने किसी तरह की इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की है, कोई रिपोर्ट की है, उसको हाथ नहीं लगाते हैं।
तो ये जो हाथ नहीं लगाने का जो सिलसिला है, जो ट्रेंड है, इस पर भी गौर करना चाहिए कि किन खबरों पर हमारा बोलने वाला समाज चुप रह गया है। ये चुनाव आपको ये बताते हैं कि जिन लोगों ने कोविड को लेकर भारत सरकार की नीतियों को हर बार कमजोर और दिशाहीन बताया, कोविड के बाद आर्थिक मंदी और फिर बेरोजगारी को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया, और जिन लोगों ने उसके बाद किसान आंदोलन के नाम पर देश को भड़काने की कोशिश की, ये नतीजे ऐसे लोगों के चेहरे पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। और ये जो बेरोजगारी और आर्थिक मंदी के मुद्दे हैं, ये भी नकली निकले। इन नतीजों ने इस नकली माहौल की पूरी हवा निकाल दी है। यानी दिल्ली की जनता ने यह बता दिया है कि दिल्ली के लोग आलसी हैं, उन्हें बाकी के देश से कोई मतलब नहीं है, और जनता ने राष्ट्रीय मुद्दों और बीजेपी को नकार दिया। दिल्ली की जनता के लिए राष्ट्रवाद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मुगलों का राज वापस आ जाएगा, इस तरह की बातें कोई मायने नहीं रखती। वो ये चाहते हैं देश टूटे फूटे या ना टूटे, कुछ भी होता रहे, मेरा जीवन आराम से चलना चाहिए। काफी पैसा मिल रहा है उन्हें, और बिना पत्रकारिता किए पत्रकारिता का लाभ उठा रहे हो। बिल्कुल। तो एक सवाल सरकार से नहीं कर रहे हैं। हाँ। मतलब अगर आप सर्जन हैं और सर्जरी ना करें तो आपको कोई डॉक्टर नहीं कहेगा, कोई सर्जन नहीं कहेगा। तो सर्जन कहलाने के लिए आपको बहुत सारी सर्जरी की किताबें पढ़नी पड़ेगी, बहुत तरह की सर्जरी करनी पड़ेगी, तब आपका हाथ जाके सटता है, तब आपका इलाके में नाम होता है। लेकिन यहाँ तो पत्रकारिता नहीं करने के लिए पत्रकार कहे जा रहे हैं और उन्हें सम्मान भी मिल रहा है। तो इस समाज में एक खूबी है, मैंने देखा है इस समाज को बहुत गहराई से, कि दलालों को भी महफिल मिलती है। बिल्कुल। हाँ, और दलालों में भी उसको जस्टिफाई करने के लिए कई सारे बेईमान और दलालों को कहा जाता है कि ये ईमानदार है, ये जो कहता है वो कर देता है, जो पैसा लेता है वो कर देता है। तो लोगों ने ईमानदारी की परिभाषा जो है बेईमानी के भीतर खोज ली है। तो मैंने देश के ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है, नाम आपका भी है उसमें है। सच बता रहा हूं मैं, सबसे ईमानदार सच्चे पत्रकार आप हैं, निष्पक्ष पत्रकार हैं। क्या आप इतने अच्छे ईमानदार पत्रकार हैं? आप देश के सबसे ईमानदार पत्रकारों में आते हैं और देश के उन पत्रकारों में गिनती होती है जो ईमानदार पत्रकार हैं। हालांकि ज्यादा ईमानदार बोलूंगा तो हो सकता है आपको भी नाराजगी हो जाए। कोई नहीं बोलिए ना। ये और लोग होंगे जो इसको बर्दाश्त कर लेंगे, ये और लोग होंगे, लेकिन मैं इसको स्वीकारने को तैयार नहीं हूँ। अच्छा, मैंने वो शब्द वापस ले लिए। मतलब ईमानदारी से बेईमानी करने वाले पत्रकार। हाँ, ईमानदारी से बेईमानी करने वाले पत्रकार। न्यू फोरम। हाँ, तो उनके साथ भी एक भीड़ खड़ी कर दी गई है, जो पॉलिटिकल वर्कर की भीड़ होती है। तो उन्हें लगता है कि क्या है, अगर हम कोई गलत काम ही कर रहे हैं तो हमारे साथ भी लोग हैं, लोग कहीं भी जुट जाते हैं। क्योंकि जैसे मेरे लिए मोदी जी हैं, वैसे ही मेरे लिए अर्नब जी हैं। इस देश के एकमात्र नेता मोदी जी हैं, वैसे ही मेरे लिए एकमात्र पत्रकार अर्नब जी हैं। मैं क्या करूं, आज सारे मेरे दर्शक जितने हैं वो तो नरेंद्र मोदी के साथ हैं। अगर आप ईमानदारी के रास्ते चलेंगे तो लोग आपको बोलेंगे कि आपका ही दिमाग खराब हो चुका है, आप संतुलित नहीं हैं, आप बड़े भावुक हो गए हैं, दिमाग खराब हो गया है आपका, 100 तरह की बातें आप बोलें। और जैसे ही दलाली के रास्ते पे चलें तो लोग कहेगा लड़का बड़ा प्रैक्टिकल है, बहुत प्रैक्टिकल है, प्रैग्मेटिक है। हाँ, तो वो लोग बहुत प्रैक्टिकल कहे जाएंगे आज के समाज में। तो मैं जानता हूँ कि समाज में ऐसे लोगों की बड़ी इज्जत है, पर कोई बात नहीं, हर राजा हरिश्चंद्र तो नहीं कहलाता ना। नहीं, वो बात सही है कि सुशांत केस अब भारत नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। सुशांत की हत्या हुई, उसकी हत्या की गई है, उसकी हत्या की गई है दोस्तों, उसकी हत्या हुई है। आज पाताल लोक के ये सच बाहर आएगा। उसे दवाओं के ओवरडोज से मारा गया, उसे गला दबाकर मारा गया था, गला दबाकर मारा गया था। इनमें से एक तो झूठ है। थोड़ा बेईमानों का टाइम अच्छा चल रहा है, बहुत ज्यादा टाइम अच्छा चल रहा है। कोई बात नहीं, मतलब जो 2010 से 14 की डेमोक्रेसी थी पत्रकारिता में, हाँ, वो तो मैं लिख के देता हूँ, जब कोई भी पावर में आ जाए वो वाली पत्रकारिता हो ही नहीं सकती। बिल्कुल सही बात कही, लिख के देता हूँ सर। इतनी बड़ी संख्या में ह्यूमन रिसोर्स को आप हटा नहीं सकते हैं पत्रकारिता से, है ना। वो फिर बहुत मुश्किल है उन सबको हटाना, और वो काफ़ी उनकी जड़ें अब गहरी हो चुकी हैं। तो गोदी मीडिया का जो स्वर्ण युग चल रहा है वो अभी चलेगा, लंबा चलेगा। सुपर ह्यूमन या पॉपुलर पॉलिटिशियन, विजनरी या रेवोल्यूशनरी, क्या है नरेंद्र मोदी? सुपरमैन एक काल्पनिक चरित्र है
ऐसा इंसान जो पलक झपकते यहाँ से वहाँ चला जाए। सियासत की दुनिया में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सुपरमैन साबित हो रहे हैं। मोदी के भीतर का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से भी तेज चलता है। जब अपनी चाल में मोदी चलते हैं मस्त, तो बड़े बड़े सूरमा हो जाते हैं पस्त। सबकी ताकत पड़ जाती है इनके आगे कम, तभी तो ये कहलाते हैं राजनीति के सिंघम। 56 इंच की छाती है, बंदा ये करामाती है। जलवा है, जमाल है, हर जगह इन्हीं का कमाल है। क्या मोदी बेस्ट क्राइसिस मैनेजर हैं? हाँ, मोदी करेक्ट थे, मोदी करेक्ट हैं। 2024 में नरेंद्र मोदी दुनिया के प्रधानमंत्री बनेंगे क्या? सोशल मीडिया की भाषा में कहें तो चीन भी कह रहा है कि आएगा तो मोदी ही। तो ये जो गोदी मीडिया है, ये हमारे डेमोक्रेसी का हत्यारा है, उससे कम कुछ भी नहीं है। हिंदुस्तान का जो अर्जित अर्न डेमोक्रेसी है ना, हमारा डेमोक्रेसी अर्नड है। हमने इसको डिफरेंट चैलेंजेस में अर्न किया है, इसको खत्म कर रहा है टीवी। और आप बेहतर है आज समझ जाइए, नहीं तो कल तो समझ में आएगा ही आएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भले ही आप मुझे भी ना देखें, लेकिन टीवी कम देखिए। इस पर या तो झूठ का प्रोपेगेंडा चलता है, नेता की नेतागिरी चल रही है। आपको या आपके बच्चे को मानव बम में बदलने के लिए हिंदू मुस्लिम डिबेट चलाया जाता है। जो देश गोदी मीडिया से नहीं लड़ सकेगा, वो क्या ही लड़ेगा अपनी गरीबी से, ट्रैफिक जाम की समस्याओं से और जर्जर होते सरकारी अस्पतालों की समस्याओं से। भले आप मुझे ना देखें, लेकिन टेलीविजन पर न्यूज़ के नाम पर जो गंदा नाला बहकर आपके घरों में आ रहा है, उसे देखना बंद करना ही होगा। हर तरह के काम करने वाले किसान, मजदूर, हर तरह के काम करने वाले लोगों में लोकतांत्रिकता का बोध तो है। वो जानते हैं कि लोकतंत्र क्या चीज़ होती है और इसको हासिल करने के लिए क्या किया गया है। उस सेंसिबिलिटी को ये गोदी मीडिया ख़त्म कर रहा है और बता रहा है कि ऐसा करना सही है, क्योंकि एक नेता के लिए ज़रूरी है कि वर्ल्ड कप आप मोदी जी के लिए जीत रहे थे, मोदी जी के कारण आप वर्ल्ड कप जीत रहे थे। I'm sure you'll agree that the Prime Minister hit the ball out of the park. तो इस तरह से ये प्रोपेगेंडा है। कई तरह के प्रोपेगेंडा किए जा रहे हैं, रिलीजन के नाम पे, इसके नाम पे, और जब वो चुनाव जीत जाते हैं तो उनकी लोकप्रियता के नाम पे किए जा रहे हैं। भाई चुनाव वो जीते हैं, आप नहीं जीते हैं, आप नहीं चुनाव लड़ रहे थे। जिताया है ना, तो पर इन्होंने। उन्हें लगता है कि उन्होंने जिताया है, लेकिन वो इस तरह से बिहेव करने लगते हैं, तो वो प्रोपेगेंडा है। पहला सवाल योगी आदित्यनाथ जी, एक वीडियो देख रहा था, आएंगे तो योगी। वो गाना कहता है आएंगे तो योगी ही। गाने बड़े बन रहे हैं। योगी राज में नहीं चलेगी बातें तालिबानी। राइमिंग वर्ड्स में चल रहे हैं बाबा। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। गाना बड़ा अच्छा है, सुरीला है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। मैं धन्यवाद दूंगा पहले न्यूज 18 को कि उन्होंने आज इस बात की घोषणा की है कि योगी का भगवा अपना जलवा कायम रखेगा। पब्लिक कैसे रहेगी बिना किसी आवाज के? क्या इस देश की जनता ने मतलब इतना अभ्यास कर लिया है कि बिना बोले वो रह सकती है? अब कर लिया होगा, कुछ चुनावी नतीजों में ऐसा दिखता होगा, पर मुझे लगता है कि अभी भी मैं उम्मीद रखना चाहूँगा कि जो लोग अच्छा नहीं गाते हैं वो बाथरूम में गाते हैं। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं बोल रहे होते हैं, अपने किचन में बोल रहे होते हैं, गाड़ी में अपने चालक के साथ बोल रहे होते हैं, किसी दोस्त के साथ निजी बातचीत में बोल रहे होते हैं। ओके, सो दिस इज जी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, इफ यू डोंट माइंड, यहाँ पे एटलीस्ट हिंदू मुसलमान मत करना। यू आर द वर्स्ट मीडिया चैनल। बाद में बात करेंगे, या इस बारे में बात नहीं हो रही, आप बताइए। तो लोग इस तरह से बात करेंगे। बात करना आदमी बंद नहीं कर सकता है, कर देगा ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये मेरी कल्पना से बाहर की चीज है। हो जाएगा तो दुख तो होगा ही, लेकिन क्या कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ says workers of the Hindu Yuva Vahini which he heads will not allow Muslims to live in Hindustan। कि हिंदू युवा वाहिनी के जो वर्कर्स हैं वो मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहने नहीं देंगे। He says, if I ask for blood, they will give me blood. If I ask for blood, they will give me blood. I will not stop till I turn UP and India into a Hindu राष्ट्र। योगी जी, जो बातें आपने अभी कही, रोंगटे खड़े हो जाते हैं इसको सुनकर, मगर आपको जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हमेशा एक हिंदू मिलिटेंट लीडर,
यानी कि हिंदू उग्रवादी नेता के तौर पे आपको प्रोजेक्ट क्यों करती है? Yogi Adityanath on love jihad. He says, if they take one Hindu girl, we will take 100 Muslim girls. Would you say that? Would you say Muslims consider terrorists their protectors? Confront them now. And now today in Uttar Pradesh, Yogi Adityanath does everything possible to pit Hindus against Muslims. और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि दिल्ली की लुटियन मीडिया का बहुत बड़ा रोल था इसमें, जो लोग ये कह रहे थे कि कोई भी इस बार मुख्यमंत्री का दावेदार बन जाए मगर योगी आदित्यनाथ को रोकना है. If somebody says, I will not stop till I turn UP and India into Hindu Rashtra, and he is made in charge of the UP campaign of Uttar Pradesh for the Bharatiya Janata Party, you don't think questions will need to be answered? People are worried at the free run that Yogi Adityanath is now getting after the BJP has come to power at the center. ये जो टूलकिट थी, ये टूलकिट यही सोच रही थी कि इस बार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ सकती और लड़ने नहीं देना चाहिए. Did the BJP get it all wrong with its choice of Yogi Adityanath as its poll mascot? तो पहली बात तो यह है योगी जी कि आज आपको बहुत 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 बधाई. योगी आदित्यनाथ ऐसे अनपढ़ व्यक्ति हैं. Somebody should tell Yogi Adityanath to get, his mental balance checked. मैंने कहा हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है. तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये देश की जनता ये कैसे स्वीकार कर रही है कि गोदी मीडिया उसे एक खास तरह की सूचनाओं का गुलाम बना ले? क्या उसके भीतर सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज नहीं है? मैं चाहता हूं जनता बार बार और दर्शक बार बार इस पर सोचें और जब उनको जवाब मिल जाए तो वो उसको सब्सक्राइब करना बंद कर दें. मैं तो जर्नलिज्म के जो बेसिक रूल्स जिसने लिखे हुए हैं मैं उनको नहीं मानता. तो क्या बोला जाता है आप लोग? फैक्ट दिखाइए, तथ्य दिखाइए, राइट? तथ्यों पे फोकस कीजिए. बोला गया आपको तथ्य 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 तथ्य. मैं कहता हूं तथ्य तो सबके पास है, क्या फर्क पड़ेगा? और एक तथ्य आप बता दे तो क्या फर्क पड़ेगा? आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए ओपिनियन. आई डोंट बिलीव इन एनीथिंग बट ओपिनियन बेस्ड जर्नलिज्म. तो वो जो ट्रोल सेना बनाई गई है, वो जो गोदी मीडिया के जरिए वो जो एक नैरेटिव आर्मी बनाई गई है गांव-गांव में, उससे सबको डर लगने लगा है. ये टुकड़े 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 गैंग, वैसे ही जो गुमराह गैंग है, अफवाह गैंग है, अर्बन नक्सल गैंग है, जो टूल किट गैंग या अवार्ड वापसी गैंग, मोमबत्ती गैंग, गिद्ध गैंग, गद्दार गैंग, देश विरोधी गैंग, या आस्तीन के सांप वालों गैंग, सबूत गैंग, सेक्युलर गैंग, ये झूठे सेक्युलर गैंग, डरपोक सेक्युलर गैंग. मगर ये मौका गैंग है, मौका गैंग. जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये मौका गैंग है, मौका गैंग. ये गिरे हुए दम मारो दम गैंग, ये गंजड़ी गैंग, या अफीम खोर गैंग, ये पुड़िया गैंग. हमें मिलकर टुकड़े टुकड़े गैंग को ही तोड़ना होगा. अगर जरा भी ढिलाई की तो ये गैंग देश को दीमक की तरह चाट जाएगा. हमें ऐसे दीमकों को जड़ से खत्म करना होगा दोस्तों. अगर इन अर्बन नक्सलियों का, इस टुकड़े टुकड़े गैंग का सफाया हो जाए तो मैं और भी पीड़ा अपने पर लेने के लिए तैयार हूं. तो ये जब बिना किसी आधार के लोगों को जेल में डाला जाए और गोदी मीडिया के जरिए उसे आतंकवादी की तरह पेश कर दिया जाए, लोगों में यकीन दिला दिया जाए कि ये लोग बुरे हैं, सजा तय होने से पहले, उसका ऐलान होने से पहले अगर उन्हें आप अपराधी बता दें, तो इससे हर किसी को डरना चाहिए. क्योंकि ये मामला उमर खालिद कन्हैया का नहीं है, दिशा रवि का नहीं है, प्रोफेसर आनंद तेलतुंबडे का नहीं है. ये एक दिन ये इसलिए किया जा रहा है कि 4 लोगों को वो सजा इसलिए दी जा रही है कि उसके नाम पे बाकी लोग भी बोलने से डर जाएं. तो बाकियों को डराना है, इसलिए ये कुछ लोगों पर ये जुल्म हो रहा है. तो इसलिए लोगों को समझना चाहिए कि इस देश में कुछ भी हो, गलत तरीके से फंसाने की कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए. हमारे देश में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का तो कानून है जिसमें जेल की सजा तक का भी प्रावधान है, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर जैसा कोई कानून नहीं है. सऊदी अरब में किंग को अपशब्द कहना आतंकवादी अपराध के दायरे में आता है, यानी सीधे सीधे फांसी भी हो सकती है. किसी पत्रकार में हिम्मत है
वो मेक इन इंडिया का क्या है, वो जो लाइन बना था उसमें जो नट बोल्ट था वो चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, जाके चेक करें। किसी पत्रकार में हिम्मत है कि स्किल इंडिया का जाके कर ले? इतने सारे न्यूज़ चैनल क्यों नहीं छापते पहले पन्ने पर? बहुत सारी खबरें खास लोगों की नहीं छपती हैं। तो अगर आप, मैं वही कह रहा हूं कि अगर आप इंफॉर्मेशन गैदर करने का स्ट्रक्चर होता, एक रिपोर्टर को, अच्छा रिपोर्टर को बनने में ना 10 साल का इन्वेस्टमेंट लगता है, तब जाके वो कमांड करता है, तब जाके वो ऐसा इंफॉर्मेशन लाता है कि आपको तुरंत लगता है ये कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो अब हर तरह के इंफॉर्मेशन को आपने ब्लॉक कर दिया है। सरकार किसी के भी रहे, अगर हमें अच्छा इंफॉर्मेशन, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा, क्या हम नहीं चाहेंगे कि मोदी जी की सरकार में हमारा कॉन्फिडेंस रहे? क्या हम चाहेंगे कि वो कॉन्फिडेंस सिर्फ झूठ के आधार पर रहे? पीएम मोदी ही हिंदू हृदय सम्राट है, सबसे बड़े हिंदू हृदय सम्राट। हिंदू हृदय सम्राट के रूप में उभरे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश के हिंदू हृदय सम्राट ही नहीं है, विकास पुरुष भी हैं। वो इस संसार में सनातन धर्म की रक्षा के लिए ही उनका अवतार हुआ है। साक्षात भगवान महाकाल जी का अवतार है। तो ये महाकाल का भक्त, उसका कोई क्या बिगाड़ेगा? अरे जिसे महाकाल ने चुन लिया उसे तुम कहाँ रहोगे दद्दा? कोई संदेह वाली बात ही नहीं है। अब प्रधानमंत्री मोदी फिर योगी जी आ रहे हैं। ये तो चाय वाला है, गाय वाला आ रहा है। तो अब धीरे धीरे जो अखबारों में पहले रिपोर्ट होती थी, डिटेल रिपोर्ट होती थी, जो टेलीविजन को सप्लीमेंट करने का काम करती थी, अब अखबारों में भी उस तरह की खबरें गायब हैं। तो खबरों का एक रेगिस्तान बन गया है। दुखद है ऐसे, फिर लोग कहाँ जाएंगे? मतलब लोगों की आवाज़ तो सरकार के लिए ज़रूरी है, उन राजनीतिक दलों के लिए भी ज़रूरी हैं जो सरकार में हैं, उन्हें भी एक स्वतंत्र रूप से फीडबैक तो मिलना चाहिए। अगर इसकी ज़रूरत नहीं है तो बहुत ही डरावनी बात है ये। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं महायुद्ध में पुतिन का खूंखार भालू। जी हाँ, पुतिन ने अब यूक्रेन की धरती को शमशान बनाने के लिए महायुद्ध में उतार दिया है अपना खूंखार भालू। जी हाँ। आई थिंक यू आर द ओनली जर्नलिस्ट, आज के जो जर्नलिस्ट देखेंगे, प्राइम टाइम जर्नलिस्ट जो बचे हैं, उनमें आप हो जिन्होंने रूरल अफेयर्स को इंटरेस्टिंग बनाया लोगों को समझने के लिए। हाँ, मुझे चाहता है, क्योंकि मुझे आप में भरोसा है कि अगर मैं आपको ठीक से किसानों की समस्या को बता दूं, आधार के फ्रॉड को बता दूं, तो आप समझ जाएंगे। आप अभी तक 2 कारणों से नहीं समझ रहे हैं कि एक, आपने परसेप्शन बना लिया है, और दूसरा, मैं आप तक नहीं पहुंच पा रहा हूं। लेकिन मुझे फिर भी आप में तब भी भरोसा है कि आप मुझसे नफरत करते हैं। अगर मैं आपकी बात करूंगा तो आप सुनेंगे। जब मैं नौकरी सीरीज कर रहा था और बैंक सीरीज कर रहा था, तो मैंने कहा भाई देखिए, ऐसा है कि मेरे पास रिसोर्स नहीं है, और ये मैं अपने दर्शक को टीवी पे बोलता हूँ कि मेरे पास रिसोर्स नहीं है करने का, मेरे पास कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है कि आप 3000 मैसेज भेज देंगे तो मैं पढ़ लूँगा। लेकिन मैंने सबके मैसेजेस पढ़े, तो लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने लिखा कि आप हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपसे नफरत करते थे। एक बैंकर ने लिखा कि मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई कि अपनी खराब व्यवस्था, हालत के बारे में मुझे उस व्यक्ति के जरिए सुनना पड़ा जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता था, जिस एनडीटीवी को मैं अपने घर में चलने नहीं देता था, और जिस रवीश कुमार का नाम कहीं आता तो मैं डिलीट कर देता था। मैं बड़ा रोया हूं कि उसके प्रोग्राम में मैं अपनी जिंदगी की व्यथा देख रहा था। तो मैं शर्मिंदा हूं और आपसे माफी चाहता हूं। आज से मैं किसी को भी सपोर्ट करूं, अंधभक्ति नहीं करूंगा। और क्या मणिपुर नहीं बल्कि मोदी पर हंगामा है? यही है आज सवाल पब्लिक का। आपने 2014 से पहले आपने कितने सवाल दागे होंगे यूपीए की सरकार पे? दिन रात आपने डिबेट की। पोस्ट 2014 की कंपैरिजन कर लीजिए, जब आपने सरकार से सवाल पूछा होगा। आप बस मुझे वो डिबेट के आप मुझे आंकड़े दे दीजिएगा तो मैं मान जाऊं कि हाँ, हम लोग बहुत फ्री एंड फेयर मीडिया के अंतर्गत हम लोग काम कर रहे हैं और फ्री एंड फेयर मीडिया को हम जवाब दे रहे हैं। आप टाइम्स नाउ थोड़ा ज्यादा देखा करिए, आपको पता रहेगा हम लोग क्या क्या कवर करते हैं। सबसे पहले आप प्रियंका मैडम को बोल रहे थे कि थोड़ा ज्यादा टाइम्स नाउ देखा कीजिए। हम भी कोशिश करते हैं देखने के लिए, लेकिन जब देखना शुरू करता है, इतना पार्टीशन, इतना पार्शियल, इतना प्रो गवर्नमेंट न्यूज लगता है कि हम बंद कर देते हैं। वो तो अब देखिए, 2014 से पहले वो लोग मुझे तो बहुत कहते थे कि मैं देशभक्त हूँ। उनके जो बहुत सारे मंत्री हैं वो मुझे मैसेज करते थे कि आपके जैसा हिम्मती पत्रकार हमने नहीं देखा। जब मैं कांग्रेस की सरकार में सवाल करता था तो अब दिवाली मिलन होता तो उसमें भी नहीं बुलाते हैं। तो अब वो बड़े होके इतने छोटे हो जाएंगे, मुझे नहीं पता था कि दिवाली मिलन में भी नहीं बुला रहे हैं। आप सोचिए कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं का अपमान किया आपने। वो जो गाँव देहात में बीजेपी का कार्यकर्ता है वो इतना छोटा थोड़ी है कि आप एक पत्रकार का विरोध करेंगे। इतना इसका आप कभी मिले हैं? मैं मिलता हूँ उनसे।
मिलते हैं तो गले भी मिलते हैं मुझसे, हाँ और कान में कह के जाते हैं कि बड़ा सही करते हैं, खींचते रहिए इन्हें। हाँ इसका मतलब उस कार्यकर्ता का लोकतंत्र में यकीन है, उसको ये लगता है कि इस डेमोक्रेसी को और जिंदगी को बेहतर करने में ये पार्टी बाकी पार्टी से बेहतर कर सकती है, इसलिए उसने अपना जीवन दिया है। क्योंकि वो जिंदगी की तकलीफ से बीजेपी का कार्यकर्ता भी परेशान है, बीजेपी का समर्थक भी परेशान है, उसको नौकरी नहीं मिल रही, उसको भी नहीं मिले ना जिसने बीजेपी को वोट दिया है। But the fact is, when you talk about unemployment, yes, there is unemployment and it is an issue for the country. But look at the opposition ruled states. Unemployment. I'm not here to speak on behalf of the opposition. I'm only here to speak on behalf of Telangana, where we have performed and outperformed Then when you're the rest of the talking country. about cylinder prices, there is an Ujjwala Yojana which takes care of gas cylinders. I'm sorry to burst your bubble, but the point is, the Ujjwala Yojana has been a disaster. It helped Modi ji win one election. Today, the same ladies who had taken the cylinder from Modi ji, in fact, is now cooking to कर रही हो अपना क्या बोलते हैं उसको लकड़ी के जरिए they're doing it that way. So the point is, inflation. Madam, UPA government saw double-digit inflation today. whatever jugglery anybody does, the fact is the highest inflation in the last 30 years is under Prime Minister Modi. अब मीडिया सुनाएगी ना सुनाएगी उनकी अपनी पॉलिसी है। देखिए, हम आपके सामने खड़े होकर आपको बेवकूफ बना रहे हैं, और आप बेवकूफ बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि आप ये नहीं पूछ रहे कि आपका बच्चा जिस कॉलेज में गया है वहाँ पे 10 साल से टीचर क्यों नहीं है। आप ये नहीं पूछ रहे हैं कि एक अच्छे कॉलेज की इतनी कमी क्यों है। 12,000-13,000 कॉलेज होंगे इस हिंदुस्तान में, 90% किसी काम के नहीं है। तो ये कौन बनाया? नेता लोग बनाया। अगर पहले बना तो आपने ठीक किया है? बताओ क्या ठीक किया आपने? तो आप उसके जगह कहते हैं मशरूम खाइए और मोदी बन जाइए। चौंकने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं, बिल्कुल सही सुना आपने। आज हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी कैसे बनना है। देखिए जरा। लंच हो या डिनर, पीएम के डिश में मशरूम से बनी एक रेसिपी जरूर होती है। बाजार में इस मशरूम की कीमत 25 से 30 हजार रुपए किलो है। 66 साल के मोदी के माथे पर न शिकन न चेहरे पर कोई थकान। आप पूछ सकते हैं कि क्या ये मशरूम का इफेक्ट है? सर, दो चीज पूछनी है आपसे। एक तो ये है कि आपने तो बहुत बार इंटरव्यू के लिए पूछा हुआ है पीएम को, एक भी बार नहीं पूछा आपने? मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? सबको तो मिल रहा है। कौन मिलेगा? उनके प्रवक्ता नहीं आते तो उनसे पूछने का क्या मतलब? वो क्या सबको देते हैं इंटरव्यू? सबको तो नहीं देते हैं। मैं ईमेल एक्सचेंज करके इंटरव्यू नहीं करने वाला। हाँ, आप मिलके करना चाहते हो? ऐसे करना, लाइव कीजिए जैसे मैं आपके साथ बैठा हूँ। हाँ, तो नहीं करो। होगा तो फ्री होगा, नहीं तो नहीं होगा, कोई बात नहीं। तो मनमोहन सिंह ने भी नहीं दिया, इसमें क्या है? तो आप किसे ज्यादा महत्व देना चाहते हैं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की लोकल यानी राष्ट्रीय आलोचनाओं को या ग्लोबल यानी वैश्विक आलोचनाओं को? टाइम पत्रिका ने अपने कवर पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अंडर अचीवर के तौर पर पेश किया है। यानी टाइम की कहानी बताती है कि कैसे वे दूसरे कार्यकाल में उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। टाइम पत्रिका के साथ इन दिनों भारत की तमाम पत्रिकाओं अखबारों के कॉलमों में छप रहे हैं। कोई यह नहीं बता रहा कि 1991 में जो नीतियां मनमोहन सिंह ने तय की थी, क्या वे एक्सपायरी डेट क्रॉस कर चुकी हैं? क्या वे अब ग्रोथ रेट के लायक नहीं रही? कांग्रेस कहती है कि टाइम को भाव मत दीजिए। बीजेपी कहती है कि जो आम आदमी बोल रहा है वही टाइम ने लिख दिया है। पर जो बीजेपी के समर्थक है करंटली, वो चाहते हैं कि आप एक बैलेंसिंग एक्ट करें। वो समझ रहे हैं? मतलब क्या करें? मतलब इधर से बीजेपी वाले छोड़ गए हैं, हाँ, है ना, इधर वाले को मैं बुला नहीं सकता, तो मैं तो कोई एक्ट ही नहीं करता, तो अब मैं नौकरी और यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ। इसमें तो बैलेंस का कोई गुंजाइश ही नहीं है। क्लासरूम में टीचर नहीं है तो टीचर नहीं है। वो नीतीश कुमार के कॉलेज में भी नहीं है, वो पंजाब में भी नहीं है, और वो शिवराज सिंह चौहान के यहाँ भी नहीं, और नरेंद्र मोदी जहाँ पे 12 साल मुख्यमंत्री रहे वहां भी नहीं है। पर आप ब्रांड हो जाते हो इसमें, है ना? मुझे उसकी चिंता नहीं है। मैं जब तक स्टैंड ले रहा हूँ और सही बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ कि नहीं, बिल्कुल, तब तक मैं ठीक हूँ मेरे हिसाब से। बीजेपी के सांसद विनय कटियार ने कहा है कि हिंदुओं को मंदिर के लिए शहादत देनी पड़ेगी, तैयार रहना पड़ेगा। उस कटियार साहब ने, आपको याद है कि कब कहा कि हिंदुओं के पढ़ाई लिखाई के लिए अस्पताल और अच्छे कॉलेज खोलने के लिए हम प्रतिनिधि शहादत देने के लिए तैयार हैं। कहीं खुलवाया है? भारत में हर घंटे एक छात्र के आत्महत्या करने की खबर आती है। इस मुल्क में 3 साल में 26,500 छात्र आत्महत्या कर लें,
उस मुल्क में सांसद ये कहें कि मंदिर के लिए हिंदुओं को शहादत देनी होगी, तो आप तय कीजिए कि आपको किस लिए शहादत देनी है। आप पूरे मीडिया का रूल तोड़ दीजिए कुणाल। हाँ। ट्रैफिक लाइट से लेकर हर चीज हटा दीजिए। अब मुझे कहिए कि मैं लेन में आऊंगा, कौन सा लेन है भाई? कौन सा लेन है ये मेरे लिए? आप तो मेरे बात शो में सही नहीं आके कि मैं बैलेंस कर दूं। किस चीज का बैलेंस? आपके झूठ का बैलेंस मैं किस चीज से बैलेंस करूंगा? आपके झूठ का बैलेंस तो इसी बात से होगा ना कि आपको एक्सपोज कर दिया जाए। एग्जैक्टली। तो मेरे एक्सपोज करने से आपको तकलीफ होती है क्योंकि वो इंजेक्शन होता है, दर्द होता है। तो लोग कहते हैं नहीं आप थोड़ा बैलेंस कर देते, यानी आप इंजेक्शन को इधर से निकाल कर उधर किसी और को लगाओ, यार मुझे छोड़ दो। कुछ दिनों के लिए हम इस नशे में रहना चाहते हैं। इंडिया का नाम हो गया है। हम लोग पहली बार INDIA लिखना सीखे, उसके पहले हम लिखना भी नहीं जानते थे, यही आके सिखाए हैं। By and large, we are fair and independent, but intelligent support to the popular ruling government. We don't feel shy in this. और क्यों नहीं? आज देश का प्रधानमंत्री अगर ग्लोबल लीडर बना है तो कैसे इग्नोर करें? नहीं कर सकते इग्नोर उन्हें उनका हक उनकी लोकप्रियता के अनुपात में देना पड़ेगा। और हमें इसमें कोई हेजिटेशन नहीं है। कुछ लोग कहते हैं दिल्ली में एक नया गोदी मीडिया आ गया है। पूरी दुनिया में मीडिया सत्ता की गोद में खेल रहा है। ये मीडिया गोदी मीडिया है। अंग्रेजी में इसे एम्बेडेड जर्नलिज्म कहते हैं। हिंदी में कोई शब्द नहीं था, इसलिए इसे आप गोदी मीडिया कह सकते हैं। वो मीडिया जो गोद में बैठना पसंद करता है। आप जो करंटली काम कर रहे हो वो टिपिकल सेंस में कोई और देश में कहाँ और किधर और कोई और ये देश में कोई और राज्य में उसे जर्नलिज्म बोलते हैं, पर अभी ये थोड़ा स्कैरी हो गया है। आपको डर नहीं लग रहा? नहीं, आदतन तो मैं बहुत डरपोक हूँ, मतलब बहुत तरह से डर लगता है। इस किताब में लिखा भी है कि बेल का पेड़ देखता था ना रात को, तो लोग कहते थे कि वो बेल के पेड़ पे भूत होता था। हाँ। तो उसके नीचे से जाने पे तो मैं भागने लगता था, हनुमान जी का जय बजरंगबली करते हुए भागता था। तो मैं इस तरह का डरपोक घबराया हुआ आदमी आज भी मुझे डर लगता है। यह है कि अब मैं जय बजरंगबली नहीं करता हूँ, तब करता था। पर ये मैं कहीं से इम्प्रेशन नहीं देना चाहता कि मुझे डर नहीं लगता। हाँ। मेरे हर दिन की शुरुआत किसी न किसी प्रकार के डर से होती है। और उस डर से निकलने की प्रक्रिया में आप धीरे धीरे कुछ ऐसा होता है, आप ऐसा करते हैं जिससे आपको लगता है कि आदमी कितना ब्रेव है। हालत यह है कि हम जैसे पत्रकारों के व्हाट्सएप नंबर पर गालियां छोड़िए, मारने और बलात्कार की धमकियां सामान्य हो गई हैं। जिन ट्रोल को हम अनजान समझते थे, कंप्यूटर पर नकली आईडी से बनी सेना समझते थे, वो अब अपना नकाब उतार चुके हैं। वो तरह तरह के ऐसे संगठनों के सदस्य के रूप में सामने आ रहे हैं जिनके आगे कभी हिंदू तो कभी गौ रक्षा तो कभी सनातन लिखा होता है। एक दिन मेरे हाथों से मरेगा तू, दौड़ा दौड़ा के मारूंगा, यहाँ से पाकिस्तान लेके जाऊंगा जहां तुम्हारा घर है। इसने एक लेटर पैड भी भेजा साबित करने के लिए कि बजरंग दल से ही जुड़ा है। मेरी माँ के बारे में जो कहा गया उसे मैं रहने देता हूँ। वैसे भी मुझे माँ की तस्वीर का सहारा लेकर नोटबंदी की तरह सहानुभूति नहीं बटोरनी है। यह बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि गाली देने वालों की जमात का संबंध उनसे भी है। बहुत से ऐसे लोगों को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फॉलो करते हैं। और प्लीज प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो इस तरह के लोगों को फॉलो ना करें। कोई नहीं मिलता उनको हिंदुस्तान में तो मुझे फॉलो कर लें। मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि बहुत आदर से आलोचना करूंगा, बहुत अच्छी कविताएं सुनाऊंगा, हिंदू धर्म के बहुत सारे श्लोक सुनाऊंगा उनको लगेगा नहीं कि वो एक ऐसे हिंदुस्तान में है जहां उनकी कोई कदर नहीं करता है। अरे मेरे पेरेंट्स डर जाते हैं। मेरी माँ मुझे बोलती है सबको डर जाता होगा, आपको भी लोग डराते होंगे कि मत करो चुटकुले। हाँ, मत करो चुटकुले। चुटकुले है यार, मैं बोलता हूँ यार ना करें तो उनको मन नहीं लगेगा क्या यार, हमारी तो कोई आलोचना नहीं कर रहा। आप जो मेरी आलोचना करते हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ा खजाना है, वो मेरे लिए गोल्ड माइन है। और ये मेरा कन्विक्शन है, ये सिर्फ शब्द नहीं है। मैं मानता हूं डेमोक्रेसी की अगर उत्तम से उत्तम कोई ब्यूटी है तो वो क्रिटिसिज्म है। मैं हमेशा क्रिटिसिज्म का स्वागत करता हूं। मैं मानता हूं मोदी सरकार की भरपूर आलोचना होनी चाहिए, हर प्रकार से आलोचना होनी चाहिए। तो हम लोग तो फेवर कर रहे हैं उनका। आई डू होप audiences will once again realize the value of truthfulness in reporting and the diversity of voices and opinions, because a democracy can thrive only as long as its news is truthful, information is truthful. Many young journalists realize this challenge
I am confident that in times to come, they will be able to restore the meaning of true journalism. It is possible that they may lose the battle, but sometimes resistance is not a matter of choice. Not all battles are fought for victory. Some are fought simply to tell the world that someone was there on the battlefield. ये है कि कभी भी भारत माता को शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा कि उसके लालों में इतना दम नहीं था, उसकी बेटियों में इतना दम नहीं था कि जब सब कोई गर्दन मरोड़ रहा था और डर के मारे गर्दन झुका रहे थे, तो कोई था नहीं जो सर उठाकर बोल सके। तो कम से कम भारत माता को इतना आराम मिलेगा, उन्हें गर्व करने का मौका मिलेगा कि नहीं, ये सब खत्म नहीं हुआ, कुछ लोग थे जो बोल रहे थे। ज़बान को तो एक ही प्लेटफॉर्म चाहिए, वो शरीर, और उसे एक ही माइक चाहिए, जिगर का। तो जब तक आपके शरीर में जिगर का माइक है, तब तक आपकी ज़बान जो है वो बोलती रहेगी। यहाँ लॉजिक के बदले में सोचो मिलता है, वो खोले जो उसको ऑरेंज लड्डू मिलता है। ये देश नहीं जुमलों की रेस है, इसमें सच नहीं किया कैमोफ्लेज फेस है। देखो मैंने अब सवाल करने छोड़ दिए हैं, मैंने तेज भागने को नई जूते लिए हैं, मेरे सारे सपने धीरे धीरे मर रहे हैं। सियाचिन में हमारे जवान लड़ रहे हैं। कई लोग मुझसे पूछता है कि हम इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। मैंने कहा मैं एक ऐसी चीज़ बताना चाहता हूँ कि जिसमें आपके कपड़े भी गंदे ना हो, आपको घर से बाहर नहीं जाना हो। जो वो न्यूज़ चैनल गोदी मीडिया का देखते हो, उसका कनेक्शन कटवा दो। इससे आसान कोई काम बता दीजिए जो देश के लिए किया जा सकता है, कि ये हर आदमी के स्वाभिमान की बात होनी चाहिए कि वो गोदी मीडिया नहीं देखेगा। इन लोगों का पूर्ण बहिष्कार करने का समय आ गया है। मुझे तो ये लगता है जैसे किसी ने ये साजिश रची है। मुझे तो ये लगता है जैसे किसी ने ये साजिश रची है कि लफ्ज और माने में जो रिश्ता है उसको जितना भी मुमकिन हो कमजोर कर दो, कि हर लफ्ज बन जाए बेमानी आवाज, फिर सारी आवाजों को ऐसे गटमट करो, ऐसे गूंदो कि एक शोर कर दो। ये शोर एक ऐसा अंधेरा बुनेगा कि जिसमें भटक जाएंगे अपने लफ्जों से बिछड़े हुए सारे गूंगे मानी। भटकते हुए रास्ता ढूंढते वक्त की खाई में गिर के मर जाएंगे, और फिर आके बाजार में खोखले लफ्ज बेबस गुलामों की मानिंद बिक जाएंगे। ये गुलाम अपने आकाओं के एक इशारे पे इस तरह यूरिश करेंगे, हमला करेंगे। ये गुलाम अपने आकाओं के एक इशारे पे इस तरह यूरिश करेंगे कि सारे ख्यालात की सब इमारत, ख्यालों की बिल्डिंगें, एडिफिस, सारे जज्बात के शीशा घर मुनज़्ज़म होके रह जाएंगे, डिमोलिश हो जाएंगे। हर तरफ जहन की बस्तियों में यही देखने को मिलेगा कि एक अफरा तफरी मची है। मुझे तो ये लगता है जैसे किसी ने ये साजिश रची है। मगर कोई है जो ये कहता है मुझसे कि हैं आज भी लफ्ज़ मानी के ऐसे परिस्तार शैदा जो मानी को यूं बेज़बां लफ्ज़ को ऐसे नीलाम होने न देंगे। अभी ऐसे दीवाने हैं जो ख्यालात का, सारे जज्बात का, दिल की हर बात का ऐसा अंजाम होने न देंगे। अगर ऐसे कुछ लोग हैं तो कहाँ हैं? वो दुनिया के जिस कोने में हैं, जहां हैं, उन्हें ये बता दो कि लफ्ज और मानी बचाने की खातिर जरा सी ही मोहलत बची है। मुझे तो ये लगता है जैसे किसी ने साजिश रची है। क्या बात है, क्या बात।